Hello students, this is your chapter number 2nd from trade to territory. In this chapter we will study about how Britishers came to India for trade and eventually they got the whole Indian land under their rule. So in this chapter it was told that Aurangzeb was the last powerful Mughal ruler. जो औरंगजेब राजा था वो मुग़ल डायनेस्टी का लास्ट राजा था जो सबसे पावरफुल था। और उसके बाद जो भी राजा थे वो काफ़ी इनएफिशिएंट थे, मतलब उनमें ज़्यादा पावर नहीं थी। तो इसलिए जो फॉरेन पावर्स थी दे गॉट द अपॉर्चुनिटी टू स्टेबलाइज दियर रूल इन इंडिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600 रॉयल चार्टर्ड ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड का जो राजा था, ग्रांटेड ईस्ट इंडिया कंपनी परमिशन, मतलब उन्होंने परमिशन दे दी कि आप इंडिया जाओ और वहाँ व्यापार करो, आप मार्केटिंग करो, मतलब सामान खरीदो और बेचो। देन ईस्ट इंडिया कंपनी बॉट गुड्स एट चीप प्राइस। वो लोग क्या करते थे, यहाँ से सस्ते दामों में सामान खरीदते थे और इंग्लैंड जाकर दे गॉट द हायर प्राइस फॉर दैट सेम आइटम। इंग्लैंड जाकर वो ऊंचे दामों में बेच देते थे। अब कौन कौन सी चीज़ें थी? कॉटन, सिल्क, पेपर, क्लोव्स, कार्डमम। जो ये पेपर, क्लोव्स, कार्डमम है, ये सब मसाले हैं। काली मिर्च, लौंग हुई, इलायची हुई, ये सब क्या करते थे, इनका मार्केटिंग होती थी। ब्रिटिश लोग यहाँ से ले जाके जैसे 10 रुपये किलो में ख़रीदा और वहाँ जाके 1000 रुपये किलो में बेच रहे हैं, ऐसा था। ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स ऑफिशियल्स गॉट रिच by the trading in India and caught attentions of अदर किंग्स ऑफ यूरोप। जो भी जर्मनी थी, फ्रांस हुई, स्पेन हुआ, पुर्तगाल हुआ, तो उनके राजाओं का ध्यान भी अब इंडिया पर पड़ा क्योंकि इंडिया काफ़ी रिच कंट्री थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड टू compete विद अदर यूरोपियन कंपनीज एंड दे गॉट द वेरी पावरफुल नेवी। उनकी नेवी काफ़ी पावरफुल थी, उन्होंने वॉर में सबको हराया। दे डिफीटेड द अदर पावर्स ऑफ यूरोप इन वार एंड इवेंचुअली गॉट दियर रूल इन इंडिया। So first of all they came to Bengal and a company, a factory was set up at the banks of river Hooghly। हुगली नदी के किनारे उन्होंने कंपनी लगाई इन 1651। लेकिन उससे पहले 1608 में सूरत में उन्होंने एक कंपनी लगाई थी। औरंगजेब इशूड परमिशन, मीन्स इसमें क्या है, औरंगजेब ने एक ड्यूटी फ्री, जैसे आपसे कुछ ज़्यादा चार्ज नहीं लेंगे और आप यहाँ ट्रेड कर सकते हो। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, द ब्रिटिश कंपनी मैम डिमांडेड मोर कंसेशंस। उन्होंने और भी ज़्यादा छूट की मांग की एंड मैनिपुलेट एक्सिस्टिंग प्रिविलेज, और जो उनके नियम थे उन नियमों का उन्होंने गलत फ़ायदा उठाया। धीरे धीरे क्या करते थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉय थे वो क्या करते थे, खुद की जेब भरने लग गए। मतलब कंपनी के नाम से ट्रेड ना करके दे गॉट दियर ओन पॉकेट फिल विद मनी, खुद ही सेपरेटली चीज़ों को बेच दिया करते थे। देन सून कंपनी सफर्ड एंड वेंट इनटू लॉसेस। तो उसके बाद क्या किया, जैसे ही कंपनी घाटे में गई, देन ब्रिटिशर्स केम किंग मेड स्ट्रिक्ट रूल्स and some laws in India for the company. So after the death of Aurangzeb, Bengal Nawabs, जो बंगाल के नवाब थे, they got the main power and autonomy and they got the new rules for them, means for company। उन्होंने थोड़े स्ट्रिक्ट किए रूल्स बंगाल के नवाब में। अब ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश वो क्या करते थे, उनको ये अच्छा नहीं लगा, तो ब्रिटिश वांटेड टू ड्यूटीज टू बी अबोलिश्ड बट बंगाल नवाब्स रिफ्यूज्ड। वो चाहते थे कि ये जो ड्यूटी लगाई गई है, जो टैक्स लगाया गया है, उनको जल्दी से जल्दी ख़त्म करे, लेकिन बट बंगाल नवाब्स रिफ्यूज्ड एंड दिस टर्न इनटू दियर फर्स्ट वॉर ऑफ बंगाल एंड इंग्लिश पीपल, द बैटल ऑफ प्लासी। ऑन 23rd June of 1757 the battle of Plassey was fought between Sirajuddaulah and Robert Clive। Robert Clive was the head of British Army। बट हुआ क्या था, जो
सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफ़र, उन्होंने क्या किया, उसको बेट्राइड कर दिया, मतलब उसको धोखा दे दिया सिराजुद्दौला को, और युद्ध लड़े बिना ही इंग्लिश लोगों की तरफ शामिल हो गया। मीर जाफ़र betrayed Sirajuddaulah and never fought the war. So the Britishers won the Battle of Plassey in 1757 and thus Mir Jafar was promised by the Lord Clive. मीर जाफ़र से कहा कि तू हमारे साथ मिल जा और हम तेरे को यहाँ बंगाल का नवाब बना देंगे। लेकिन जैसे ही वो जीते तो बंगाल का नवाब तो उसे बना दिया, लेकिन मेन कंट्रोल ब्रिटिशर्स के पास था। द बैटल ऑफ बक्सर। अब जो मीर जाफ़र था उसके बाद आया मीर कासिम, उसका बेटा या कोई होगा, उसको फिर वह बंगाल का नवाब बना दिया। लेकिन मीर कासिम ने क्या किया, वो अंग्रेज़ों से नाराज़ हो गया। देन 1764 द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड मीर कासिम। क्यों? क्योंकि मीर कासिम हैड डिनाइड द प्रिविलेज गिवन टू द ब्रिटिशर्स एंड मेक स्ट्रिक्ट लॉ इन ट्रेड। Mir Qasim abolished trade duty. So Britishers got annoyed and they declared war with Mir Qasim. In the Battle of Buxar, Mir Qasim, the Nawab of Bengal, and the Nawab of Awadh and the Mughal king, तीनों राजाओं ने, जो थे तीन राजा, उन्होंने एक साथ मिलकर together they fought against the British. And the British forces were led by the Hector Munro. लेकिन हेक्टर मुनरो ने क्या किया, उन तीनों राजाओं को मिलकर हरा दिया। और धीरे धीरे फिर क्या किया, उन्होंने तीनों राज्यों पे जो थे ना, अवध, बंगाल और दिल्ली के आसपास एरिया पर कंट्रोल कर लिया। In 1765 the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of province. तो जो मुगल एम्परर था उन्होंने फिर क्या किया, जैसे कंपनी तो जीत गई थी तो कंपनी को वहाँ का दीवान घोषित कर दिया। कंपनी ऑफिशियल बिकेम नवाब्स। पहले जो राजा थे उनको नवाब बोला जाता था, लेकिन अब अंग्रेज जीत गए तो जो कंपनी के ऑफिशियल था उनको नवाब्स कहा जाने लगा। ये नवाब से मिलता जुलता शब्द है, केवल इंग्लिश वर्जन है इसका। कंपनी रूल एक्सपेंड। The process of annexation of Indian state by the East India Company 1757 to 1857। अब इन 100 सालों तक कंपनी ने क्या किया, छोटे छोटे राज्यों पर अपना अधिकार करना स्टार्ट कर दिया। जहाँ भी उनको दिखता कि ये एरिया इम्पोर्टेंट है तो वो क्या करते थे, युद्ध करते थे और जीत जाते थे। आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट इन इंडियन स्टेट। और अलग जो इंडियन स्टेट थे वहाँ उन्होंने रेजिडेंट बिठाना स्टार्ट कर दिया। अब रेजिडेंट का मतलब वो क्या किया करते थे, दे मेक सब्सिडियरी अलायंस, मतलब उनसे संधि कर लिया करते थे कि जैसे ही कोई वार अंग्रेजों ने जीता तो सामने वाले राज्य को पूरी तरह से भगा नहीं देते थे। वहाँ के राजा से कहते थे आप राज करो लेकिन हमें सिर्फ टैक्स देते जाना, इसी को बोलते थे सब्सिडियरी अलायंस। एंड किंग हैड टू पुट इन आर्मी ऑफ ब्रिटिश। साथ साथ में जो उस राजा की आर्मी थी वहाँ ब्रिटिश सोल्जर्स भी उनको रखना पड़ता था। द नवाब ऑफ अवध, अवध का मतलब यूपी वाला एरिया, लखनऊ के आसपास, एंड निजाम ऑफ हैदराबाद वर फोर्स टू सी टेरिटरीज एंड एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस। तो उनको कुछ अपनी ज़मीन का हिस्सा देना पड़ा और उनको सब्सिडरी अलायंस करनी पड़ी। नाउ वी विल स्टडी अबाउट टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान वाज द किंग ऑफ मैसूर। मैसूर मतलब कर्नाटक का एरिया। द टाइगर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान was also called the tiger of Mysore because he was a very powerful king. टीपू सुल्तान रूल्ड बिटवीन 1782 टू 1799। करीब 17 साल इन्होंने राज किया। अब टीपू सुल्तान क्या करते थे, दे टुक हेल्प ऑफ फ्रेंच आर्मी। अब उन्होंने फ्रांस देश से हेल्प ली, किसको भगाने के लिए, ब्रिटिश के लिए। ब्रिटिश को भगाने के लिए उन्होंने फ्रेंच आर्मी की सहायता ली। एंड द फोर वार वर फॉट बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड मैसूर एंड these wars are called Anglo-Mysore Wars. And when does this happen? In 1767, 1780, 1719, 1799। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सीरियल।
When was the four wars between Britishers and Mysore king were fought, and these are the years. In 1799, last Anglo-Mysore war, the Tipu Sultan was defeated in the in the city of सेरिंगपटम, जो इसकी कैपिटल थी. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनको हरा दिया. अब आता है उनके बाद एंग्लो मराठा वार्स. मराठा लोग जो महाराष्ट्र मुंबई साइड राज किया करते थे. आफ्टर द डिफीट ऑफ मराठा इन बैटल ऑफ पानीपत इन 1761, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पानीपत में एक अफगानिस्तान का राजा था, उन्होंने मराठाओं को हरा दिया था. देन दे गॉट डिवाइडेड. अब मराठा क्या है, उस हार के बाद डिवाइडेड हो गए. किस में? सिंधियाज में, होलकर्स में, गायकवाड़ में और भोंसले में. अब बात करते हैं मराठा और ब्रिटिश वार्स कब कब लड़े गए. तो फर्स्ट वार was fought between 1782, second was 1803 and third was 1817. The third war was the decisive war, मतलब ये निर्णायक युद्ध था. और उसके बाद जब मराठा हरे तो जो वहाँ का जो पेशवा था, मराठा किंग को पेशवा बोलते थे. देन द पेशवा was defeated and sent to northern India on a pension. उनको हरा दिया और पेंशन बेच के उनको वहाँ से विदा कर दिया. Now the Britishers had the control over south of Vindhyas. विंध्याज एक पर्वत है और उसके नीचे आता है साउथ इंडिया, महाराष्ट्र, कर्नाटक वगैरह. तो इस मराठाओं की हार के बाद अंग्रेजों का वहाँ पे भी कंट्रोल हो गया. क्लेम टू पैरामाउंटेसी. पैरामाउंटेसी का मतलब होता है, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार करना चाहते थे भारत पर. तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे लॉर्ड हेस्टिंग था जो अब उनका जनरल था, तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे छोटी छोटी सारी टेरिटरी पर अपना अधिकार स्टार्ट कर दिया. ब्रिटिशर्स आल्सो वांटेड टू सिक्योर नॉर्थ वेस्ट फ्रंट ऑफ एम्पायर इन इंडिया. जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंट का पार्ट था, लाइक अफगानिस्तान, पाकिस्तान तो अब बना है, लेकिन वो वाला एरिया, पंजाब, सिंध. So finally they fought war with Afghanistan and Punjab and won, and they got these territory in 1843 and 1849 respectively. अफगानिस्तान कब आया? 1843 में उनके पास. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये एक डॉक्ट्राइन थी. इसका क्या मतलब होता है, तो एक अंग्रेजों का एक सेनापति था लॉर्ड डलहौजी, जो उनका गवर्नर था. उन्होंने क्या किया, इस पॉलिसी को बनाया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. इसका मतलब क्या होता था, जैसे किसी राजा के कोई बच्चा नहीं हुआ तो वो क्या है, गोद नहीं ले सकता था किसी को, तो उसको अपना राज्य फिर अंग्रेजों को देना पड़ता था. सो द फर्स्ट सिटी और राज्य वी कैन से दैट इज सतारा 1848, संबलपुर 1850 एंड झांसी 1854 वर अनेक्स्ड बाय दिस पॉलिसी. सबको पता है झांसी की रानी वो कहाँ की क्वीन थी, झांसी की, जिन्होंने 1857 में क्या किया, जो फर्स्ट जो क्रांति फ्रीडम स्ट्रगल था इंडिया का, तो वहाँ उन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया. क्यों? क्योंकि उनका राज्य क्या है, छीन लिया गया था इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी की वजह से. एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश. इन 1773 वॉरेन हेस्टिंग्स बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड ही मेड सम रूल and he set some civil and criminal codes and made the post of collector supervision. New sets for laws, नए नए उसने नियम बनाए कि अब ये भारत के नियम पुराने हो चुके हैं तो हम अपने नए नियम बनाएंगे. तो जो भी मुफ्ती जो गए थे, जो मस्जिदों में काम करते थे, मंदिरों में ब्राह्मण काम करते थे, तो उनके लिए फिर रिलीजियस के लिए अलग अलग नियम बना दिए. सो दिस वाज योर चैप्टर नंबर 2, and in a photo format I will send the question and answer of this chapter. You have to watch this video very carefully 2 or 3 times, and then you have to write down all the answers in your notebook. Thank you.